अपने सिलेबस में स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर है, डाइजेस्टिव है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर है, लिम्फेटिक नहीं है, एक्सक्रेटरी है, रिप्रोडक्टिव है, नर्वस है, एंडोक्राइन, सेंसरी और इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो शरीर का जो निर्माण है, कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग और अंग से मिलकर तंत्र ऑर्गन बना है, सॉरी सिस्टम। ठीक है, सेल्स, सेल से सेल्स, एक कोशिका, एक कोशिका, अनेक कोशिका, अनेक कोशिकाओं से उत्तक, टिश्यू, एक टिश्यू, अनेक टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से स्केलेटल सिस्टम, सिस्टम से बॉडी। जीवन की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट है वो सेल है, वो कोशिका है। तो जीवन की सबसे छोटी और संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों, ठीक है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट है वो क्या है, इकाई है, कोशिका है। कोशिका स्वयं में एक ऑटोनोमस सिस्टम है, ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, और कोशिका को जीवन की निर्माणात्मक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कोशिका को कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। तो एक कोशिका से संबंधित 3-4 चीजें इसमें होनी चाहिए। स्वयं में एक पूर्ण इकाई है, ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, जीवन की निर्माणात्मक इकाई भी कहते हैं, और अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका अंग में कोशिका के साथ फ्लूइड, द्रव, एंजाइम्स और केमिकल्स रहते हैं, और प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक सेल 3 भागों में है। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस केंद्रक। तो कोशिका के 3 भाग है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका झिल्ली 5% प्रोटीन, 42% वसा और 3% कार्बोहाइड्रेट रहता है। कोशिका झिल्ली के अंदर जो कोशिका झिल्ली है वो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, इनसे मिलकर बनी। प्रोटीन का भाग इतना, वसा का इतना और कार्बोहाइड्रेट का इतना। सबसे अधिक प्रोटीन, तत्पश्चात वसा और तत्पश्चात कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट। कोशिका झिल्ली कोशिका के लिए सुरक्षा का काम करती है। दूसरा ये सेमी प्रीएम्बल है, अर्ध पारगम्य झिल्ली है। तेरी सेमी प्रीमेबल, ठीक है, अर्ध कुछ के लिए आर पार जाने देती है, कुछ पदार्थों को आर पार नहीं जाने देती है, इसलिए अर्ध पारगम्य झिल्ली है। ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिक आवागमन हो सकता है, अन्य पदार्थों का सेल मेम्ब्रेन से आवागमन नहीं हो सकता। कोशिका झिल्ली O2 और ग्लूकोज ग्रहण करती है, CO2 और यूरिक एसिड को आउट करती है। कोशिका झिल्ली इंसुलिन को बढ़ाता है, तो शरीर में इंसुलिन बढ़ाने का काम ये सेल मेम्ब्रेन का है। और कोशिका झिल्ली हार्मोन्स और केमिकल मैसेंजर के लिए रिसेप्टर, ग्रहणकर्ता का कार्य करती है। ठीक है, तो ये इसके प्रमुख कार्य थे। अब साइटोप्लाज्म, कोशिका के भीतर एक गाढ़ा एवं चिपचिपा द्रव्य भरा होता है, वह कोशिका द्रव्य का द्रव्य कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। जीव द्रव्य भी कहते हैं। और इस जीव द्रव्य में साइटोप्लाज्म प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, मिनरल्स, विटामिन, ठीक है, वर्णक इत्यादि पाए जाते हैं। और इसमें 6-7 अंग इसके हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपाटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोजाइम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम और वैक्यूलिस रिक्तिकाएं। तो 6-7 अंग इसमें हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये पेशियों में इंपल्स का संवहन करता है, परिवहन करता है, प्रोटीन और वसा के सिंथेसिस का काम भी करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंपल्स का संवहन करता है, ठीक है, इंपल्स को ग्रहण करता है, छोड़ता है, और साथ साथ प्रोटीन और वसा दोनों का क्या करता है, सिंथेसिस, संश्लेषण करता है। दूसरा गोल्जी अपाटस, गोल्जी उपकरण, ये बड़ी मात्रा में लिपोप्रोटीन को रखता है, इसे कोशिका का पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। ये प्रोटीन और फैट दोनों की पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन करता है, और ये पहला अंग है कोशिका का जो ड्रग्स और विक्स जहर से प्रभावित होता है। तो बॉडी का फर्स्ट ऑर्गन मतलब तत्व कौन सा है कोशिका में, जो
ड्रग्स और जहर विष दोनों से प्रभावित होता है तो वो गोल्जी अपार्टस ही है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, क्योंकि कोशिका के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया में ही ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होके क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसे आत्मघाती थैली सुसाइडल बैग भी कहते हैं। लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे होते हैं, HCl, ठीक है। और HCl क्या करता है, प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ता है, और यदि तोड़ते समय ये लाइसोजाइम कोशिका के भीतर फट जाते हैं लाइसोसोम, तो तभी ये खत्म हो जाते हैं, इसलिए आत्मघाती थैली का है। HCl के कारण बड़े अणु छोटे में तोड़ते हैं, उसमें ये खुद में फट जाए तो फिर ये इसलिए आत्मघाती कोशिका को नष्ट कर देता है। फिर राइबोसोम, राइबोसोम समूह में भी होते हैं, एक एक भी होते हैं। इनका मुख्य काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, संश्लेषण करना। कोशिका में प्रोटीन निर्माण का काम राइबोसोम में ही होता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम सिलेंडर की आकृति के होते हैं और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोशिका द्रव्य में कई रिक्त स्थान पाए जाते हैं जो रिक्तिकाएं कहलाते हैं, जो अपन लिए काम की नहीं। केंद्रक, जीवित कोशिका का महत्वपूर्ण और मुख्य भाग न्यूक्लियस है, केंद्रक है। इसके भीतर क्रोमेटिन और न्यूक्लियस पाए जाते हैं और चारों ओर केंद्रक झिल्ली भी। तो क्रोमेटिन क्या होता है, केंद्रक का एक भाग होता है जिसके अंदर डीएनए और प्रोटीन क्रोमोसोम्स के रूप में पाए जाते हैं। डीएनए और प्रोटीन क्रोमोसोम के रूप में क्रोमेटिन के अंदर पाए जाते हैं। क्रोमेटिन के भीतर ही जीन डीएनए के साथ मिलकर रहता है। न्यूक्लियस, इसमें राइबोसोम का उत्पादन होता है, ये प्रोटीन 95% और आरएनए 5% से। न्यूक्लियस उस केंद्र का केंद्रिका न्यूक्लियोलस, ये राइबो प्रोटीन 95% प्रोटीन से और 5% आरएनए से मिलकर बना होता है। प्रत्येक मानव कोशिका में 46 क्रोमोसोम्स गुणसूत्र होते हैं या बनाती है, और जो केंद्रक के भीतर बनते हैं। गुणसूत्रों का निर्माण डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से होता है। तो गुणसूत्रों का निर्माण, क्रोमोसोम का निर्माण डीएनए और हिस्टोन से होता है। 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र, ठीक है। और इनके भीतर क्रोमेटिन जीन के रूप में, वंशानुगत जो है वंशाणु, वो जीन क्रोमेटिन ही जीन के रूप में पाया जाता है, और जीन ये क्रोमेटिन ही पैतृक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाते हैं। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। सबसे बड़ा भाग तो ही है। सामान्यतः कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है, किंतु कंकाल की मांसपेशी फाइबर, स्केलेटल मसल फाइबर्स में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। सामान्यतः सभी कोशिका में एक केंद्रक, किंतु स्केलेटल मसल फाइबर, कंकाल की मांसपेशी फाइबर में एक से अधिक पाए जाते हैं, और आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक के मुख्य कार्य, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन का कार्य करता है, वंशानुगत गुणों का स्थानांतरण और ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक करता है, और प्रोटीन और एंजाइम के संश्लेषण का कार्य भी करता है। कोशिकाएं कई प्रकार की है, बहुत प्रकार की, नर्व सेल, मसल सेल, बोन सेल, ग्लैंड सेल, ठीक है, ब्लड सेल इत्यादि। कोशिका चक्र साइकिल, सेल साइकिल, ये दो प्रकार का है, सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन। सेल साइकिल दो प्रकार का है, सेल ग्रोथ कोशिका विकास और कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। तो ये महत्वपूर्ण है। तो इस चक्र से ही निर्माण शरीर का होता है। प्रत्येक जीवन की शुरुआत एक कोशिका से ही होती है, ठीक है। और इस कोशिका निर्माण धीरे धीरे जो शरीर का निर्माण होता है वो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया से होता है। तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया से लाखों करोड़ों कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिससे एक जीवन का निर्माण होता है। तो कोशिका विभाजन में एक कोशिका नष्ट होने से पहले अपने समान दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। इस प्रकार प्रत्येक कोशिका एक से दो, दो से चार, चार से नष्ट होती थी, अनंत कोशिकाएं बना लेती है। ये प्रक्रिया कोशिका विभाजन कहलाती है, जो दो प्रकार की होती है, एक माइटोसिस समसूत्री और दूसरा मियोसिस अर्धसूत्री, ठीक है। तो माइटोसिस में क्या होती है, एक कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं के रूप में
नई रूप में विभाजित हो जाती है और इसमें क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो बराबर रहती है। और जो मियोसिस होती है इसमें क्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इसमें 46 की जगह 23, और जो माइटोसिस है इसमें 46 ही रहते हैं। इस प्रकार अपना सेल पूरा हुआ। मूल चीज इसमें स्मरण रखने की चीज है, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, इसका कार्य सुरक्षा, प्रोटेक्शन, एंजाइम, पोषक तत्वों को ग्रहण करना, O2 को ग्रहण करना, अवशिष्ट पदार्थ और CO2 का उत्सर्जन करना। फिर साइटोप्लाज्म में राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन फैक्ट्री कहलाती है। गोल्जी उपकरण प्रोटीन संश्लेषण का काम, प्रोटीन और वसा का पैकिंग और परिवहन का काम, इसलिए इसको पोस्ट ऑफिस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का उत्पादन करती है, इसलिए इसको शक्तिगृह कहते हैं। लाइसोसोम कोशिकाओं का पाचन करता है, बड़े अणुओं को छोटे अणु में तोड़ता है और खुद फूट जाता है, इसलिए सुसाइडल बैग भी कहते हैं। आत्मघाती थैली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और वसा का संश्लेषण करता है। कार्य और सूचना का नियंत्रण करता है। इस प्रकार सेल अपना पूरा हुआ। अब टिश्यू, उत्तक, ठीक है, एक ही संरचना, एक जैसा स्ट्रक्चर और एक ही जिनका फंक्शन हो, ऐसी एक जैसी उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का जो ग्रुप है, समूह है, वो उत्तक टिश्यू कहलाता है। और टिश्यू का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। 4 प्रकार के टिश्यू है, इपिथेलियल टिश्यू उपकला उत्तक, शरीर में इपिथेलियल टिश्यू सुरक्षा, एब्जॉर्ब, एक्सक्रीशन और सिक्रेशन में सहयोग करता है। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं, सरल उपकला उत्तक और मिश्रित उपकला उत्तक। तत्पश्चात कनेक्टिव टिश्यू, 2 उत्तकों का एक साथ जुड़ने की प्रक्रिया कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। 2 टिश्यूज जो परस्पर जुड़े होते हैं वो संयोजी उत्तक कहलाते हैं। इसके अंतर्गत व्हाइट फाइबर टिश्यू, येलो इलास्टिक टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू, रेक्टिकुलर टिश्यू, कार्टिलेज टिश्यू, ब्लड टिश्यू, बोन टिश्यू, लिम्फ टिश्यू आते हैं। तत्पश्चात मस्कुलर टिश्यू पेशीय उत्तक, फैलने और संकुचित होने की क्षमता वाले, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होने की जिनमें पावर होती है, वे टिश्यू पेशीय उत्तक कहलाते हैं, जो 3 प्रकार के हैं। ठीक है, स्केलेटल, विस्करल, कार्डियक, ऐच्छिक, अनैच्छिक और कार्डियक। ठीक है, तो पहला ऐच्छिक स्केलेटल मसल्स, दूसरा अनैच्छिक विसरल मसल्स और तीसरा हृदय कार्डियक मसल्स। कंकाल ये पेशी अस्थियों से जुड़ी होती है। ठीक है, इस प्रकार स्केलेटल मसल्स से जुड़े होने वाले ये टिश्यूज होते हैं और इच्छा शक्ति नियंत्रण में होते हैं। ठीक है, ये ऐच्छिक कहलाते हैं, वॉलंटरी भी कहलाते हैं। स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू वॉलंटरी टिश्यू भी कहलाते हैं। दूसरे ये पेशियां आंतरिक भागों में पाई जाती है और ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के नियंत्रण कंट्रोल में रहती है, इसलिए इनवॉलंटरी है। ठीक है, अनैच्छिक है, इनवॉलंटरी। तीसरी कार्डियक, ये केवल हृदय में पाई जाती है। ठीक है, और नेचुरल होने के कारण ये भी क्या इनवॉलंटरी है। तो 2 इनवॉलंटरी है, 1 वॉलंटरी है। अंतिम टिश्यू नर्वस टिश्यू, तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक शरीर में भीतरी और बाह्य एक्साइटमेंट या एक्साइटेशन में को ग्रहण करता है और उसको संचालित ट्रांसमिशन भी करता है। तंत्रिका उत्तक न्यूरॉन्स के बने होते हैं। ठीक है, तो तंत्रिका जो नर्वस टिश्यू है वो न्यूरॉन से बने होते हैं। ब्लड में कनेक्टिव टिश्यू है, आ भी चुका है, पता भी है। ठीक है आपको। टेंडन, टेंडन और लिगामेंट 2 चीज है। तो मसल्स को बोन से जो जोड़ने वाली सेल है वो टेंडन कहलाती है। मसल टू बोन को जोड़ने वाली सेल टेंडन कहलाती है और बोन को बोन से जोड़ने की जो सेल्स है वो लिगामेंट्स कहलाते हैं, वो लिगामेंट्स कहलाते हैं। इपिथेलियल का काम है शरीर के भीतर और बाहर से आवरण प्रदान करना, एंजाइम म्यूकस का सिक्रेशन करना। कनेक्टिव टिश्यू का काम है उत्तकों का कनेक्शन करना, उनको सुरक्षा देना शरीर को और शरीर में ऊर्जा संग्रह करना। पेशीय उत्तक मस्कुलर टिश्यू का काम है गति, सक्रियता, शरीर की स्थिति, ऊर्जा का निर्माण इत्यादि। और तंत्रिका का उत्तर का काम है सेंसरी, मोटर, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल कार्य को करना। इस प्रकार सेल और टिश्यू पूर्ण हुए। अब स्केलेटल सिस्टम या ओसियस सिस्टम भी कहते हैं, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र को अस्थि तंत्र भी कहते हैं क्योंकि हड्डियों अस्थियों से मिलकर बना है।
मानव शरीर की बनावट अस्थियों के आधार पर ही हुई है, जैसी अस्थियां उसी प्रकार का शरीर बना है। मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां हैं। भ्रूण फेटस में लगभग 300 अस्थियां होती है। अस्थियों का रासायनिक संगठन। शरीर में भार के आधार पर बोन्स में जल 10% होता है, ऑर्गेनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ 30% होते हैं, इनऑर्गेनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ 60% होते हैं। लेकिन शरीर के आयतन के आधार पर, वॉल्यूम के आधार पर 25% जल होता है, 35% ऑर्गेनिक मटेरियल होता है कार्बनिक पदार्थ और 40% अकार्बनिक पदार्थ होता है। तो शरीर में भार सबसे अधिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का होता है, 60% होता है अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ 30% और 10% जल। अकार्बनिक पदार्थों में कैल्शियम सबसे अधिक होता है, तत्पश्चात फास्फेट, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम इत्यादि होते हैं। इस कंकालीय तंत्र को दो भागों में विभाजित किया है, एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल में 80 हड्डियां होती है, एपेंडिकुलर में 126 हड्डियां होती है। फंक्शन ऑफ बोन्स, हड्डियों के कार्य। तो ये शरीर को शेप प्रदान करता है, आकृति प्रदान करता है, शरीर की बनावट प्रदान करता है, शरीर को फ्रेमवर्क देता है। हड्डियां संधियों का निर्माण करती हैं, जो हलचल में, शरीर की हलचल में हेल्पफुल होते हैं। हड्डियां शरीर के आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है, प्रोटेक्शन देती है। हड्डियां मसल शरीर में फैट का संग्रह ट्राइग्लिसराइड के रूप में करती है। हड्डियां शरीर में खनिज लवणों मिनरल्स का संग्रह करती है, इसलिए अस्थियों को संग्रह कक्ष भी कहा गया है। कैल्शियम 99% और फास्फोरस 85% का स्टोर वो हड्डियां ही करती है, और हड्डियां ही ब्लड सेल्स रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो अस्थियों के 3-4 कार्य महत्वपूर्ण है। एक तो स्टोर हाउस है, किसका? कैल्शियम और फास्फोरस का। 99% शरीर का कैल्शियम हड्डियों में ही है, बोन्स में ही है, और 85% फास्फोरस बोन्स में है। मिनरल्स का स्टोर करता है, और फैट का भी स्टोर ट्राइग्लिसराइड के रूप में बोन्स करते हैं। ठीक है, ब्लड सेल्स का निर्माण करती है। ये 3-4 महत्वपूर्ण इसके कार्य हैं। अब एक्सियल में कितनी, उपांग एपेंडिकुलर में, अक्षीय में 80 अस्थियां हैं, उपांगीय एपेंडिकुलर में 126 हड्डियां हैं। तो अक्षीय में कौन कौन से आते हैं? स्कल और एसोसिएट बोन्स, थोरेसिक केज, वर्टिब्रा कॉलम। ठीक है, स्कल यानी खोपड़ी, थोरेसिक छाती वक्षीय, वर्टिब्रा मेरुदंड। तो स्कल और एसोसिएट में कुल 29 हड्डियां होती है, जिसमें खोपड़ी की 22, क्रेनियम 8, फेस 14, और एसोसिएट बोन्स में 7 होती है, ऑडिटरी 6, हायोड 1। क्रेनियम की 8 और फेस चेहरे की 14, स्कल की कुल 22 हो गई, एसोसिएट बोन 7 है, ऑडिटरी और कान की 6, 3-3 और एक हायोड। थोरेसिक के 25 है, स्टर्नम 1, रिब्स की 24। इसी प्रकार वर्टिब्रा कॉलम की सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रम और कॉकेक्स 1-1। अब एपेंडिकुलर में पेक्टोरियल गर्डल, स्कंद मेखला के अंदर 4 होती है, क्लेविकल 2, स्कैपुला 2। फिर अपर लिम्स हाथ की 60 होते हैं टोटल, ह्यूमरस 2, रेडियस 2, अल्ना 2, कार्पल बोन 16, मेटाकार्पल 10, फेलेंजस 28। पेल्विक गर्डल श्रोणी मेखला में 2 होती है केवल। ठीक है, स्कंद मेखला में ऊपर 4 है, श्रोणी मेखला में 2, कोक्सल बोन और हिप बोन। अब लोअर लिम्स में भी 60, फीमर 2, पटेला 2, टीबिया 2, फिब्यूला 2, टार्सल बोन 14, मेटाटार्सल 10, फेलेंजस 28। अंतर इतना ही है, कार्पल्स बोन 16 होती है, टार्सल 14 होती है, बस इतना अंतर इसमें रखना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब इन हड्डियों का क्लासिफिकेशन, कितने प्रकार की अस्थियां हैं? तो अस्थियां 5 प्रकार की है, 5 टाइप्स ऑफ बोन्स, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स, सिसेमॉइड बोन्स। सुनेंगे, स्मरण रखेंगे। लंबी अस्थियां, लॉन्ग बोन्स लंबी होती है, सुगठित होती है, सिलेंडर की तरह होती है, इनके भीतर मैरो पाया जाता है। लंबी हड्डियों के भीतर मज्जा पाया जाता है। लंबी हड्डियों में कौन कौन सी आती है? हाथ की ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, पैर की फीमर, टीबिया,
फिबुला, 3 पैर की 3 की हाथी। अब शॉर्ट बोन, छोटी हड्डियां, लंबाई में छोटी होती है, हथेलियां हाथ और पैर के पंजों में होती है। फेलेंजस, मेटाकार्पल्स, मेटाटार्स आदि छोटी हड्डियां में आती है। फिर फ्लैट बोन्स, चपटी, सतह और परत वाली अस्थियां होती है जिनके भीतर लाल अस्थि मज्जा होता है। उसमें खोपड़ी, स्कल, रिब्स, स्टर्नम, स्कैपुला, हिप बोन इत्यादि आते हैं। ये सारी की सारी चपटी अस्थियां फ्लैट बोन्स आती है। फिर इरेगुलर बोन्स, अनिश्चित शेप वाली आकृति वाली अस्थियां अनियमित हड्डियां अस्थियां कहलाती है। उनमें वर्टिब्रा, कशेरुका, कार्पल और टार्सल, कार्पल और टार्सल्स बोन इरेगुलर में आती है। अंतिम सिसेमोइड, बहुत ही छोटी अस्थियां हैं, टेंडन से बने होते हैं, जिसमें पटेला, उसमें केवल एक पटेला। तो 5 प्रकार है अस्थियों के नाम। लंबी हड्डी आपको पता है, छोटी में फेलेंजस, मेटाकार्पल, मेटाटार्सल, चपटी बोन में खोपड़ी, स्कल, रिब्स, स्टर्नम, स्कैपुला और हिप बोन, इरेगुलर में वर्टिब्रा और कार्पल और टार्सल बोन। इस प्रकार ये क्लासिफिकेशन ऑफ बोन हो गया। क्रेनियम के 8 हड्डियों के नाम स्मरण होने चाहिए, कौन कौन से याद करिए साथ साथ में। ऑक्सीपिटल 1, ठीक है, पैराइटल 2, फ्रंटल 1, टेम्पोरल 2, क्रेनियल व नेजल कैविटी 1, स्फेनॉइड 1, ठीक है। नेजियल कैविटी में क्रेनियल, कान के पास वाली टेम्पोरल, शरीर का जो फोरहेड है वो फ्रंटल, शरीर का जो ऊपर का भाग है शीर्ष भाग पैराइटल, और बेस ऑफ स्कल जो पीछे का भाग है वो ऑक्सीपिटल, और बेस ऑफ ब्रेन स्फेनॉइड। तो ये 8 हड्डियां स्मरण होनी चाहिए, ऑक्सीपिटल, पैराइटल, फ्रंटल, टेम्पोरल, क्रेनियल और स्फेनॉइड। तो पैराइटल और टेम्पोरल 2 है, टेम्पोरल कान के दोनों कानों के पास है इसलिए 2, और इसी के ऊपर ठीक पैराइटल है शीर्ष भाग में 2, ऑक्सीपिटल 1 पीछे की ओर, फ्रंटल आगे की ओर, क्रेनियल नाक के पास वाली, स्पेनॉइड बेस ऑफ ब्रेन मस्तिष्क के आधार में होती है। इस प्रकार ये क्रेनियम 8 है। फेस की 14 में नाक की 2, उमर 2, नेजल कैंचा का 1, लैक्रिमल आंसुओं की के पास आंखों में 2, जाइगोमेटिक 2, गाल में, पैलेटाइन की 2, सात 14 फेस चेहरे की, ठीक है। अब एसोसिएट बोन 7 होती है, कान की 6 और एक हायोड। कान की प्रत्येक कान में 3-3 हड्डियां होती है, मेलाइस 2, इनकस 2, स्टेपस 2। स्टेपस शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, सबसे स्मॉल बोन है। अब वर्टिब्रा, वर्टिब्रा कॉलम, मेरुरज्जु, कशेरुका, इसके रीढ़ की हड्डी स्पाइन भी कहते हैं। इसकी कुल लंबाई 71 सेंटीमीटर 28 इंच होती है, लगभग 71 सेंटीमीटर 28 इंच होती है। युवा काल में वर्टिब्रा की संख्या 33 होती है, वहीं एडल्ट अवस्था में 26 होती है, क्योंकि सैक्रम और कोकिक्स वैसे तो एक एक कहलाती है लेकिन 5 और 4 भाग में होती है। तो सर्वाइकल में 7, थोरेसिक में 12, लंबर में 5। ऊपर के 3 गति कारक वर्टिब्रा है, सैक्रल और कॉकिक्स, कॉक्सिगल, ये पेल्विस नीचे की ओर होते हैं। तो सैक्रल जो होता है, सैक्रम 5 होती हैं, और कॉक्सियल जो होती है ये 4 होती है। इस प्रकार 26 हड्डियों में कुल 33 हड्डियां होती है। वर्टिब्रा का कुल भाग शरीर के बाहर का 2/5 भाग होता है, ठीक है। पुरुषों में इसकी लंबाई 71 सेंटीमीटर, महिलाओं में इसकी लंबाई 61 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का अंतर है, ठीक है, इतना है। अब वक्ष्य, थोरेसिक में 25 हड्डियां होती है, स्टर्नम 1 और रिब्स 12 जोड़ी 6। स्टर्नम चपटी और 6 इंच लंबी और कॉन्ट्रैक्ट हड्डी है, जो ठीक छाती के मध्य में स्थित है, और इसके चारों ओर अस्थियां हैं, मतलब दोनों ओर। प्रत्येक पसली रिब थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़ी होती है, और सिर पसलियों और मेरुदंड ठीक बीच में होता है। तो पसलियों और वर्टिब्रा दोनों के ऊपर ढांचा मस्तिष्क रहता है।
स्कंद मेखला, ठीक है, पेक्टोरियल गडल, शोल्डर गडल 4, इसमें 2 क्लेविकल और 2 स्कैपुला। हिप बोन संख्या में 2 होती है, जो बड़ी और इरेगुलर शेप की होती है। इस 3 भागों में इलियम, ईशियम और प्यूबिस। तो हिप बोन के 3 भाग है, इलियम, ईशियम, प्यूबिस, ये स्मरण रहना चाहिए। टेंडन में बता ही चुका था, संयोजी उत्तक होते हैं जो पेशियों को अस्थियों से जोड़ते हैं, ठीक है। मसल्स को बोन से जोड़ने वाले टेंडन, लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ने वाले, और कार्टिलेज उपास्थि तो बहुत ही दृढ़ होते हैं, फर्म होते हैं, कठोर होते हैं, टफ होते हैं, किंतु लचीले सांचे के समान स्ट्रक्चर वाले होते हैं, जो अस्थियों और अस्थियों की संधियों के ऊपर कवर के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये उपास्थ्या कार्टिलेज धीरे धीरे बोन्स में भी परिवर्तित हो जाती है। तो कार्टिलेज की विशेषता है कि धीरे धीरे बोन में परिवर्तित हो जाती है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर पता ही है, शरीर छोटी अस्थि स्टेपस कान में। अब बोन मैरो, अस्थि मज्जा, हड्डियों में बोन प्लेट्स के बीच में, अस्थि नलिकाओं में, बोन्स की जो नलिकाएं हैं बोन कैनाल में स्पंजी पदार्थ के रूप में बोन मैरो पाया जाता है। 2 प्रकार का होता है, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा और पीला अस्थि मज्जा। रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा लंबी अस्थियों के संधियों के अंत में पाया जाता है। जो लॉन्ग बोन्स है उनकी जो जॉइंट्स होते हैं, वहां उन जॉइंट के पास में रेड बोन मैरो पाया जाता है। रिब्स, स्टर्नम और वर्टिब्रा में भी रेड बोन मैरो पाया जाता है। फ्यूमर, यूमरस, इनकी जॉइंट के पास, और रिब्स, स्टर्नम और मेरुदंड में रेड बोन मैरो पाया जाता है। और रेड बोन मैरो में रेड ब्लड कॉर्पल्स, लाल रक्त कोशिकाएं उत्पन्न होती है, साथ साथ में डब्ल्यूबीसी भी उत्पन्न होती है। पीला अस्थि मज्जा, येलो बोन मैरो, ये एक कनेक्टिव टिश्यू है जो मेडुलरी गुहा, मेडुलरी कैविटीज में पाया जाता है, जो लंबी अस्थियों में, लॉन्ग बोन्स में पाया जाता है। इसकी अधिकतर सेल्स फैट सेल्स होती है, साथ में थोड़ी सी डब्ल्यूबीसी भी होती है। तो डब्ल्यूबीसी रेड और येलो बोन मैरो दोनों में पाया जाता है, जबकि आरबीसी केवल रेड बोन मैरो में ही पाई जाती है। फंक्शन ऑफ बोन मैरो, बोन मैरो हीमोग्लोबिन और आरबीसी का निर्माण करता है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन और आरबीसी का निर्माण बोन मैरो ही करता है। अस्थि मज्जा डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी करता है। थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स का निर्माण भी करता है। अस्थि मज्जा रेटिकुलो एंडोथेलियल कोशिका रखता है, जो शरीर की रक्षा करता है संक्रमण और बाह्य विषाणुओं से। तो अस्थि मज्जा के भीतर एक सेल होती है रेटिकुलो एंडोथेलियल, जो संक्रमण और बाह्य विषाणुओं से शरीर की रक्षा करता है। बोन क्लासिफिकेशन, ओसिफिकेशन, अस्थि भवन, अस्थि निर्माण, बोन ओसिफिकेशन, अस्थियों के निर्माण की प्रक्रिया बोन ओसिफिकेशन कहलाती है या ऑस्टियोजेनेसिस कहलाती है। ये प्रक्रिया भ्रूण के फेटस के 7वें वीक से लेके 7वें सप्ताह से लेके 25 वर्ष की उम्र तक चलती है। ये बोन ओसिफिकेशन 2 प्रकार का है, इंटरमेम्ब्रेनियस एंडोकॉन्ड्रल, अंतःझिल्लीय अस्थि भवन, अंतः उपास्थि अस्थि भवन, कार्टिलेज के भीतर या फिर मेम्ब्रेन के अंदर। अस्थियों का बोन ओसिफिकेशन का काम करने वाली सेल ओस्टियोब्लास्ट कहलाती है। ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट कौन है? जो बोन ओसिफिकेशन करती है, अस्थि निर्माण करती है, हड्डियों का, बोन्स का निर्माण करने वाली सेल्स ओस्टियोब्लास्ट कहलाती है। ये 2 प्रकार की है, अंतःझिल्लीय और अंतः उपास्थीमय, इंटरमेम्ब्रेन्स एंडोकॉन्ड्रल। और बोन ओसिफिकेशन की प्रक्रिया भ्रूण के 7वें सप्ताह से लेके 25 वर्ष तक की उम्र तक चलती है। ये चीज भी स्मरण रहनी चाहिए। अब संधियां, जॉइंट्स, जॉइंट्स के स्टडी को ऑर्थोलॉजी कहते हैं, ठीक है। जॉइंट या आर्टिकुलेशन भी कहते हैं। 2 या 2 से अधिक अस्थियों का जुड़ना, कनेक्ट होना संधि कहलाता है, ठीक है। शरीर में गति, मूवमेंट और हलचल के अनुरूप 3 प्रकार की जॉइंट्स हैं, 3 प्रकार की संधियां हैं। पहला तंतुमय, दूसरा उपास्थीमय और तीसरा श्लेषक। फाइब्रस या इमूवेबल जॉइंट्स, कार्टिलेजिनियस या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, साइनोवियल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। तो शरीर में जॉइंट्स वैसे 3 प्रकार के हैं, किंतु जो साइनोवियल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है
वो 6 प्रकार का है। ठीक है, तो पहला जॉइंट है वो तंतुमय अथवा फाइब्रस जॉइंट, उसको अचल संधि कहते हैं, जो हलचल से रहित होती है। इस प्रकार के जॉइंट्स में हड्डियां बोन्स गति नहीं कर पाती है। इस प्रकार की अस्थियों के मध्य में तंतुमय उत्तक फाइब्रस टिश्यू हड्डियों को जोड़ते हैं, जैसे खोपड़ी की जॉइंट्स, स्कल्स की जॉइंट्स। इसका प्रमुख उदाहरण है फ्रंटल और पैराइटल संधि, पैराइटल और ऑक्सीपिटल की जॉइंट, पैराइटल और पैराइटल की जॉइंट, ये सब फाइब्रस जॉइंट है अथवा इमूवेबल जॉइंट्स हैं। दूसरा उपास्थीमय संधियां कार्टिलेजिनस जॉइंट, अल्पचल संधि भी कहती है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, थोड़ी गति कर सकते हैं, जिसका उदाहरण है स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नी, प्यूबिक जॉइंट और इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, जो थोड़ी बहुत गति कर सकते हैं वो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, जो बिल्कुल गति नहीं कर सकते वो फाइब्रस जॉइंट, और तीसरी जो फ्रीली मूवेबल है वो साइनोवियल जॉइंट्स। शरीर की अधिकतम संधियां इसी प्रकार की है, इन्हें पूर्ण गतिशील संधियां भी कहते हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। श्लेष्मक संधियां के भीतर साइनोवियल केविटी, श्लेष्मक गुहाएं पाई जाती हैं, जिसके भीतर श्लेष्मक द्रव साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, जो जॉइंट्स को चिकना लुब्रिकेट रखता है। श्लेष्मक जॉइंट्स में उपास्थीय कार्टिलेज परस्पर जुड़े नहीं रहते, जिसके कारण ये संधियां मुक्त रूप से गति करती हैं। तो साइनोवियल जॉइंट्स में कार्टिलेज आपस में जुड़े नहीं रहते हैं, इसीलिए फ्रीली मूवेबल करते हैं। जहां कार्टिलेज जुड़े रहते हैं वो फ्रीली मूवेबल नहीं कर सकते हैं। ये 6 प्रकार की है, साइनोवियल जॉइंट्स 6 प्रकार का है। फर्स्ट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, गेंद और वर्तिका संधि। इस प्रकार की संधि में बॉल की गुहा के समान एक अस्थि में एक अन्य अस्थि आकर जुड़ती है। एक हड्डी में दूसरी हड्डी का आकर जुड़ना कौन सी कहलाती है? गेंद और वर्तिका। जिस प्रकार शाफ्ट जुड़ी रहती है ट्रैक्टर इत्यादि में, उस प्रकार की, ठीक है। इसके उदाहरण है शोल्डर जॉइंट, कंधे की संधि, और हिप जॉइंट, कुल्हे की संधि। तो गेंद और वर्तिका संधि में भीम को स्मरण रखना, दुशासन का हाथ भी निकाला था और पैर भी निकाला था। तो जिसके हाथ और पैर बाहर निकल जाए वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आते हैं। दूसरा, हिंज जॉइंट, कोर संधि। इस प्रकार की संधि में एक दिशा में गतिशील हो पाती है जॉइंट्स, क्या एक दिशा में, जैसे कोहनी, घुटना, टखना और अंगुलियों की संधि। तो एक दिशा में एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती है, वो हिंज जॉइंट कहलाती है, कोर संधि कहलाती है। तो इसके अंदर कोहनी की, घुटने की, टखने की और अंगुलियों की संधि आती है। तीसरी, कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स, कॉन्डिलॉइड संधियां कोर संधि के समान ही लगती है, किंतु दो दिशाओं में आगे और पीछे गतिशील कर सकती है, जैसे कलाई, रिस्ट और टखना, एंकल। चौथा, संसर्पी, ग्लाइडिंग जॉइंट। चपटी और फिसलने वाली अस्थियों के मध्य ग्लाइडिंग जॉइंट्स पाया जाता है, जैसे हाथ की कार्पल, पैर की टार्सल, ठीक है। तो हाँ, कार्पल और टार्सल के भीतर ग्लाइडिंग है। कलाई और एंकल, टखना, जो घूम सकते हैं दोनों, वो कॉन्डिलाइड। और जो एक और घूम सकता है, अंगुलियों की, घुटने की, कोहनी की संधि। पांचवा प्रमाण, सैडल जॉइंट। ये संधि अंगूठे को पूर्ण गतिशीलता प्रदान करती है। तो ये ट्रेपीजियम और प्रथम मेटाकार्पल के अंदर सैडल जॉइंट प्रमाण संधि पाई जाती है। छठी, पाइवट जॉइंट, घुमावदार संधि। ये एकमात्र संधि है जो रोटेशन में हेल्पफुल है, सिर का गतिशील होना, ठीक है, रेडियस अल्ला की गतिशीलता इत्यादि पाइवट जॉइंट के उदाहरण हैं। इस प्रकार ये 6 प्रकार की जॉइंट थी, 5 प्रकार के बोन्स, 6 प्रकार के जॉइंट्स। वैसे जॉइंट्स 3 प्रकार के हैं, लेकिन साइनोवियल जॉइंट 6 प्रकार का, स्मरण रखना है। अब थोड़ा कुछ सबको अनम्यूट कर देना, ठीक है। शोल्डर जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहलाता है। रेडियो अल्नर जॉइंट जो है ये पाइवट जॉइंट कहलाता है, और रिस्ट जॉइंट है ये कॉन्डोलाइट जॉइंट कहलाता है। इंटरकार्पल जॉइंट ग्लाइडिंग जॉइंट है, ठीक है। कार्पल के बीच में जो आपस में जॉइंट है वो ग्लाइडिंग जॉइंट है। कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में जो जॉइंट है वो भी ग्लाइडिंग जॉइंट है।
मेटाकार्पल और फेलेंजल के बीच में, फेलेंजस के बीच में जो जॉइंट है वो कॉन्डिलॉइड जॉइंट है, और फेलेंजस के परस्पर बीच में जो जॉइंट है वो हिंज जॉइंट है। तो फेलेंजस के बीच का जॉइंट हिंज जॉइंट कहलाएंगे, क्योंकि कोर से कोर जुड़ रहा है, हिंज से हिंज जुड़ रहा है। ठीक है, तो स्मरण रखना है। हिप जॉइंट में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, नी जॉइंट में हिंज जॉइंट है, टीबिया और फिब्युलर जॉइंट जो है वो तंतुमय संधि है, वो फाइब्रस जॉइंट है। टखने की संधि में हिंज जॉइंट है, टीबिया को टार्सल जोड़ता है। एंकल जॉइंट क्या है? हिंज जॉइंट है। तो ये थोड़ा स्मरण रखना है, ठीक है। फेलेजस के बीच में कौन सी संधि है? हिंज जॉइंट है। कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में ग्लाइडिंग है। मेटाकार्पल और फेलेंजल के बीच में कॉन्डिलाइड है। कार्पल और कार्पल के बीच में ग्लाइडिंग है। इस प्रकार अपना ये पूर्ण हुआ स्केलेटल सिस्टम।